हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आप सभी का वेलकम है हमारी इस इंटरव्यू सीरीज में। और जैसा कि आपने नेम पढ़ ही लिया होगा, आज हमारे साथ हैं ऑल इंडिया रैंक 1 इन इसरो एग्जामिनेशन प्रशांत रावत जी। एंड आपको मैं बता दूं, प्रशांत जी इस समय पीडब्ल्यू उत्तराखंड में एज एन असिस्टेंट इंजीनियर काम कर रहे हैं। तो प्रशांत जी, आपका बहुत बहुत वेलकम है हमारी इस इंटरव्यू सीरीज में। थैंक यू आकाश फॉर दिस वंडरफुल इंट्रोडक्शन। और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है कि मैं अपना एक्सपीरियंस जो है काफ़ी लोग के बीच में शेयर कर पाता हूँ। ओके, तो प्लीज अब हमारे स्टूडेंट्स को बताइए आपकी जर्नी कैसी रही है। जर्नी यार काफ़ी फैंटेस्टिक रही है, क्योंकि आसानी से मतलब काफ़ी चीज़ें एकदम से सारी चीज़ें एक साथ नहीं हुई। ऐसा नहीं है कि मतलब एकदम से सारी चीज़ सक्सेस मिल गई। बहुत सारा डाउनफॉल का पीरियड था, और डाउनफॉल के पीरियड्स को क्रॉस करने के बाद जो सक्सेस आती है उसका सेलिब्रेशन और उसकी फील सी और उसकी वाइब्स, जैसे कि हम 90s किड्स कहते हैं, वो बहुत अच्छा लगा। एग्जैक्टली। सो ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था इसरो का? नहीं, इसरो का यार ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा जो रिटन एग्जाम होता है वो क्रैक नहीं हो पाया था। Okay. सेकंड अटेम्प्ट ये मेरा था। ओके, तो इससे पहले आपने कहीं से तैयारी करी है, कहीं कोचिंग करी थी या सेल्फ स्टडी की थी? आकाश, मैंने 2018 में बीटेक करने के बाद मैंने डिसाइड किया था कि मैं तैयारी करूंगा। मेरा इनिशियल जो टारगेट था वो यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज था। Okay. तो उसके लिए मैंने दिल्ली में कोचिंग ज्वाइन करी थी, आईएएस मास्टर्स। वहाँ पे एक काफ़ी फेमस एकेडमी है। वहाँ से मैंने अपनी मतलब सिविल इंजीनियरिंग के अंदर प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी। इंजीनियरिंग सर्विसेज मैंने 3 अटैम्प्ट दिए हुए हैं, जिसमें 2 टाइम्स मैंने प्री क्वालिफाई किया था, बट फाइनली मेरा मेंस क्रैक नहीं हो पाया था। ओके, ये स्टूडेंट्स को बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ देखने के लिए कि ऐसा नहीं है कि अगर आपका एक बार में सक्सेस नहीं हो रहा है या 2 बार में सक्सेस नहीं हो रहा तो आप अपनी हार मान लें। आपके सामने प्रशांत जी आपके सामने ही है, इनका ईएससी में नहीं हुआ, इन्होंने उत्तराखंड पीडब्ल्यूडी क्रैक किया, इन्होंने इसरो क्रैक किया। एंड इसके अलावा ही आपने कोई और एग्जाम दिए थे? इसके अलावा मैंने एसएससी जेई जो एक एग्ज़ाम होता है, एसएससी जेई का, ओके, उसको भी वो भी मैंने क्लियर किया था। उसमें मेरी अंडर 200 रैंक थी। ओके, जिससे मुझे सेंट्रल वाटर कमीशन जूनियर इंजीनियर की पोजीशन। तो वो आपने ज्वाइन किया था? वो मैंने ज्वाइन नहीं किया था। अच्छा, वो क्योंकि उस टाइम पे साथ साथ में असिस्टेंट इंजीनियर का जो रिजल्ट था, क्योंकि वो ऑलमोस्ट पेंडिंग था और मैं श्योर था कि इसमें हो जाएगा, तो मैंने वहाँ पे ज्वाइन करना सही नहीं समझा। ओके, और मैं आपको बता दूं, असिस्टेंट इंजीनियर का जो मैं बता रहा हूँ आपको पीडब्ल्यू में, उसमें भी इनकी रैंक 3 है। तो ये बात तो है, पढ़ाई में तो स्टार्टिंग से अच्छे थे। हाँ, मतलब पढ़ाई में मतलब अच्छा, मतलब डिसिप्लिन में काफ़ी था। जिसको Okay. मैं एक स्पेसिफिक वर्ड हूँ, तो मैं डिसिप्लिन काफ़ी था पढ़ाई में। ओके, तो आपने बीटेक कहाँ से किया? बीटेक मैंने किया यार एनआईटी उत्तराखंड से। एनआईटी उत्तराखंड से? श्रीनगर में गढ़वा। ओके, बहुत नाम है इस एनआईटी उत्तराखंड का भी। ओके, तो 2018 में किया आपने? 2018 में मैंने बीटेक कंप्लीट की। ओके, देन 2019 में आपने तैयारी शुरू करी। हाँ। एंड हमारे आपने 3 अटेम्प्ट दिए ईएससी के। ओके। ओके, एंड साथ में गेट का भी दिया होगा आपने? गेट का भी मैंने काफ़ी बारी अटैम्प्ट दिए हुए, और मेरी जो बेस्ट परफॉर्मेंस थी वो 2021 में आई थी, जिस टाइम पे मेरी गेट में 269 रैंक आई थी। 269 और okay. साथ में गेट में एक इन्वायरमेंट का भी एक टाइम, हाँ, इन्वायरमेंट का भी हुआ था। उसमें भी मेरी ऑल इंडिया रैंक 35 थी गेट में। बहुत अच्छी रैंक थी यार इसका। तो उसके थ्रू आपने पीएससी जाना नहीं सोचा? यार उसमें एक्चुअली जो इन्वायरमेंट में था, उसमें क्या है कि जो मोस्ट ऑफ द पीएसयू कॉल्स आती है एनवायरमेंट इंजीनियर में, वो एमटेक साथ में इन्वायरमेंट से मांगते हैं। ओके। तो अदरवाइज मुझे ओएनजीसी का कॉल आ जाता, लेकिन उसमें मेरा एमटेक इन्वायरमेंट में नहीं था। तो मतलब रैंक वाइज तो मैं क्लियर था, टॉप में आ गया था, बट डिग्री के कारण ना होने के कारण तो ओके। हाँ, 35 रैंक मतलब डिसेंट रैंक है। डिसेंट रैंक मेरे को 149 में पीएससी के कॉल आ गए थे, 35 तो ऑब्वियसली आपको आएंगे। इन्वायरमेंट में लिमिटेड स्कोप है। सही बात है। हाँ, तो वैसे मतलब आपको स्टार्टिंग से ही गवर्नमेंट जॉब करनी थी, बिकॉज एनआईटी श्रीनगर काफी नाम है एनआईटी का कि आपको वहां पे अच्छी खासी प्लेसमेंट मिल जाती है। तो वहां पे प्लेसमेंट कंपनीज आई थी या नहीं, आपने ज्वाइन नहीं किया, कैसा था वहां पर? एनआईटी में प्लेसमेंट सिनेरियो काफ़ी अच्छे थे, और जिस टाइम मैं फाइनल ईयर में था तो उस टाइम पे मुझे ये था कि बस एक मतलब कोर अपनी वर्किंग फील्ड में चले जाऊँ। गवर्नमेंट या प्राइवेट ऐसा कुछ डिसाइडेड नहीं था। तो मैंने फाइनल ईयर में प्लेसमेंट में मैं बैठा, और फर्स्ट जो कंपनी हमारी आई थी वो आई थी एल&टी ईसीसी इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी। इंडिया में बहुत अच्छी कंपनी है, मतलब नंबर 1 कंपनी है। तो उसमें मैं प्लेस्ड हो गया था उस टाइम पे। और एल&टी मतलब फाइनली मेरा जब मैं वो फर्स्ट मंथ में ही प्लेसमेंट हो गया था, तो फाइनल ईयर तो मेरा ये था कि अब मैं जा ही रहा हूँ। तो उस टाइम तक भी कोई ऐसा प्रिपरेशन का मूड नहीं था। लेकिन क्योंकि जब ये सेमेस्टर एंड होने लग गया था, फाइनल सेमेस्टर जो एंड होने लग गया, तब तक मेरे जो काफ़ी सारे सीनियर्स थे वो ऑलरेडी एल&टी में वर्क कर रहे थे।
तो उन्होंने मुझे मतलब गाइड किया कि यार यहाँ पर मतलब वर्क कल्चर काफ़ी डिफ़िकल्ट है और इट्स नॉट इजी टू सर्वाइव इस टाइप के, मतलब सिविल इंजीनियरिंग में प्राइवेट सेक्टर का जो हाल है वो सबको इस टाइम पे है, काफ़ी डिफिकल्ट है। मैं डिमोरलाइज नहीं करना चाहूँगा किसी को, बट उस टाइम पे जो रियलिटी उस समय तो मुझे ये लगा कि, तो इसलिए मैंने अगेंस्ट डिसाइड किया कि मैं कुछ बेटर ऑप्शन अपने लिए तलाशूं, और सब चीज़ एनालाइज करने के बाद मुझे यही लगा कि बेस्ट जो मेरे लिए होगा, उस टाइम पे मैं थोड़ा कंफ्यूज था कि यार एमटेक हम क्या कर सकते हैं, बट मुझे लगा कि बेस्ट जो ऑप्शन एक सिविल इंजीनियर ग्रेजुएट के लिए होता है वो आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें, वहाँ पर से जो आपको जॉब्स मिलेंगी वो शायद से या फिर आप प्राइवेट में चले जाए या फिर आप एमटेक के थ्रू जाए, वो उस क्वालिटी की ऑफ जॉब्स नहीं मिल पाती है। हाँ, ये बात तो सही है, क्योंकि जैसे कि आप लेवल 10 ऑफिसर हैं, गैजेटेड ऑफिसर हैं, तो एक बहुत अच्छी पोस्ट पे हैं, बहुत अच्छा ओहदा है इस जॉब का, ये बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। एंड मेरा भी यही मानना है कि जो प्राइवेट जॉब्स हैं, मैं किसी को ये नहीं कह रहा हूँ कि आप प्राइवेट जॉब्स मत कीजिए, ऑब्वियसली यार सबको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी, इतनी जॉब्स है ही नहीं, सही बात है। तो प्राइवेट जॉब्स में ये तो है कि आप मतलब पैसा तो दे दी आपकी प्राइवेट कंपनीज, लेकिन भाई खून चूसती है। और हमारा है भी यार साइड जॉब है, कंक्रीटिंग हो रही है आपकी, तो आपको अगर आरसीसी कंक्रीटिंग हो रही है तो आपको साइड पे खड़ा होना चाहिए, वो रात को 12 बजे तक हो रहा है तब भी आपको मतलब होना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि पीडब्ल्यूडी की जॉब भी बहुत ज्यादा इजी गोइंग है, नहीं है इतना भी मेरे ख्याल लेकिन से, उससे इंजीनियरिंग डिसिप्लिन जो हमारी प्रोफेशनल, तो उसका नेचर ही ऐसा है कि आपको फील्ड में जाना पड़ेगा। तो आपकी डिफिकल्टीज वहीं से स्टार्ट होगी, बी इट प्राइवेट और गवर्नमेंट, बट एक जो है ना कि गवर्नमेंट एटलीस्ट सम सिक्योरिटी उसके ऊपर मिल जाती है हमको। ओके, सो आपका 2018 में आपने बीटेक किया, देन आपकी जॉब लगी 2024 में, तो 6 साल ऑलमोस्ट लग गए आपको इस पोस्ट तक पहुंचने के लिए। तो जर्नी ऑब्वियसली आसान नहीं है, अब 6 साल आपको बार बार हार मिल रही है, हाँ आप बीच में आप ऑब्वियसली आपको सक्सेस भी देखने को मिला, लेकिन उसके थ्रू भी आपको आपकी जो पोजीशन आप चाहते थे वो नहीं मिला, एक्सपेक्टेशन मैच नहीं हुई है। तो कैसी रही, मतलब कि डिमोटिवेशन फेज भी आया, कैसा रहा इसमें? ऑब्वियसली मेरा जो मतलब जो मेरे पूरा तैयारी का फेज़ था वो काफ़ी ज़्यादा डिमोटिवेशन से भी भरा था, क्योंकि ऑब्वियसली जैसे आपने बोला कि 6 ईयर्स में लग गए थे। स्टार्ट में जब मैं यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज देने गया था तो उस टाइम पे ये था कि मतलब 1, 2 या 3 अटैम्प्ट में हो जाता है, लेकिन जब 3rd अटैम्प्ट में नहीं हो पाया तो उस टाइम पे मुझे फर्स्ट टाइम हिट हुआ कि नहीं यार, मतलब अब कुछ थोड़ा डिफिकल्ट फेज है। तो फर्स्ट टाइम मुझे काइंड ऑफ जैसे बोलते हैं ना कि एक डाउन मूवमेंट जो स्टार्ट हुआ वो 3rd अटैम्प्ट से हुआ, जहाँ पर मेरा मेंस फाइनली क्रैक नहीं हो पाया। उस टाइम पे सबसे बड़ा डिमोटिवेशन, अगर जो उस टाइम के लोग जो क्रैक कर पा रहे होंगे, कि रेलवेज ने जो अपनी जो सीटें हटा दी थी, उससे क्या हो गया था कि इंजीनियरिंग सर्विस की सीटें 100 से कम आ रही थी। जो कट ऑफ पहले मतलब प्री में पहले 2000 बच्चों को बुला लेते थे, अब वो 1000 भी नहीं जा पा रहे थे क्लियर करके, तो उससे क्या कट ऑफ 50-60 जंप ऑफ कर गई थी। तो मुझे ऐसा लगा कि यार एक ऐसे एग्जाम के लिए डायरेक्टली प्रिपेयर करना जहाँ पर अंडर 100 सीट आ रही है ऑल ओवर इंडिया, वो मतलब आप क्रैक तो कर सकते हैं बट उसको प्लान करके क्रैक करना वो उतना वाइज डिसीजन नहीं लगा। तो मैंने उस टाइम पे ये डिसाइड किया कि अपने ऑप्शन एक्सप्लोर करूंगा, और भी जो ऑप्शंस पे जो मिले मैं उनको एक्सप्लोर करूंगा। इनिशियली मेरा ये था कि इंजीनियरिंग सर्विसेज और गेट के थ्रू कोई पीएसयूज, बट बाद में मैंने ये कहा कि हाँ मतलब और भी ऑप्शन एक्सप्लोर करेंगे। डाउन फेज को मतलब मैंने ये तो नहीं कहूँगा कि मैंने कुछ डाउन फेज में काफ़ी डिफिकल्टी रही, जैसे हर एक आज के एस्पायरेंट को रहता है, लेकिन हाँ मैंने यूजुअली मैं उसको काफ़ी अच्छे से कम बैक में कर लेता था। जितने भी डाउनफॉल आते थे मैं उनको मतलब एज अ चैलेंज लेता था और मैं उनको ओवरकम कर ही लेता था। फैमिली सपोर्ट कैसा था इसमें? फैमिली सपोर्ट ये था कि मैंने फैमिली की एक्सपेक्टेशंस उन्होंने कभी बहुत ज़्यादा शो नहीं करी, अगर हो तो उससे क्या क्या एक जेन्युइन प्रेशर कम हो जाता है। ऑब्वियसली नॉर्मली काफ़ी सारे कंटेस्टेंट जो रहते हैं उनके तरफ से अगर आपको मतलब एक्सप्लिसिटली आपके पेरेंट्स आपको बताते रहे कि भाई आपकी हम ये चाहते हैं, तो ऐसा मेरे साथ कभी नहीं था। बट ये ज़रूर था कि इतना कम्युनिकेशन नहीं था कि मैं अपने जो फेलियर्स हैं वो शेयर कर पाऊँ, थोड़ा सा एक आइसोलेशन रहता है हर फैमिली में, तो वो वैसा था। तो एक सब मिक्स टाइप ऑफ मैं फैमिली सपोर्ट मानूंगा। ये बात तो है, लड़के हैं ना ज़्यादा अपने इमोशंस शो नहीं करते सही बात है, ये बात है। तो आप कोई बड़ा भाई या कुछ है जिससे? मेरा एक यंगर ब्रदर है और वो भी इस टाइम पे जॉब कर रहा है बीए के थ्रू। ओके, तो आप उनके साथ शेयर करते थे अपनी फीलिंग्स वगैरह कैसे? नहीं, वो उस टाइम पे काफ़ी मतलब एज गैप 4 इयर्स का एज गैप है, तो नॉर्मली मुझे लगा नहीं कि उसको कोई मतलब अंडरस्टैंडिंग इस टाइप। हाँ सही बात है। मोस्टली जो शेयरिंग की आपने बात करी, मैं इस पॉइंट को उसमें शेयरिंग, मेरे साथ 5 फ्रेंड्स थे जो हम साथ में ही कॉलेज मेट्स थे और हम लगभग साथ ही हम लोगों की जॉब लगी थी, तो हम मोस्टली आपस में ही शेयर करते थे। वही हमारा एक मतलब काइंड ऑफ क्या बोलते हैं प्रेशर रिलीज पॉइंट बन जाता था। तो फ्रेंड्स का मुझे काफ़ी अच्छा सपोर्ट था। ये बात तो है, संगति का बहुत असर पड़ता है। एंड अगर आपके अच्छे दोस्त नहीं हैं तो भाई
वो कहते हैं ना कि आप मुझे 5 दोस्त बताओ, मैं आपका फ्यूचर बता सकता हूँ। ये बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, एंड अच्छे दोस्त होना बहुत जरूरी है। एक एस्पायरेंट के लिए जो सबसे ज़्यादा मुझे लगता है मेंटल सपोर्ट जो आता है वो फ्रेंड से ही आता है। मतलब ऑब्वियसली अगर किसी के घर में कोई और फैमिली पेरेंट्स वगैरह या फिर ब्रदर्स वगैरह हैं, बट मोस्ट ऑफ द सपोर्ट आप फ्रेंड से ही जाओगे, क्योंकि वो भी उसी फेज से गुजर रहे होते हैं। आपसे थोड़ा कोई आगे होगा, थोड़े कोई पीछे होगा, तो वो एक मतलब काइंड ऑफ ये लगता है कि हम अकेले नहीं हैं, और वो फीलिंग कि हम अकेले नहीं है वो आपको मतलब इस डिफिकल्ट टाइम से कैरी फॉरवर्ड कर लेती है। सही बात, ये बात बिल्कुल सही कह रहे हो। तो आपने जैसे एक और चीज मैं बच्चों को बता दूं कि इनका सिलेक्शन बहुत पहले ही हो जाता, लेकिन उत्तराखंड पीडब्ल्यूडी का जो पेपर है वो कैंसिल हो गया था। हाँ, वो आपका लगभग 1 साल बर्बाद हो गया उसमें। वो इनफैक्ट जो आपने अभी डाउनफॉल की बात करी थी, हाँ, या फिर डाउन टाइम, हाँ जी, जो फर्स्ट वाला जो मेरा लो फेज था वो इंजीनियरिंग सर्विसेज जो मैं क्रैक नहीं कर पाया, सेकंड उसके कारण आया, क्योंकि अब क्या था कि नॉर्मली क्या होता है कि एक एस्पिरेंट किस तरीके से बच सकता है अगर उसकी गलती हो, अगर हमारी कभी गलती रहे तो आप फिर भी एक एक्सेप्ट करने के पोजीशन में होते हैं। लेकिन आपने पेपर क्रैक करा, आपके रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, आप सिलेक्टेड हो, आपका सिलेक्शन इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि एग्जाम अथॉरिटीज ने पेपर लीक कर दिया है, और उसके कारण जो आपका टाइम लॉस है, माइंड करिए कि वो एज उस टाइम पे, अब आप फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर ऑफ प्रिपरेशन फेज में नहीं है, आप 4th और 5th ईयर में चले गए, तो उस टाइम पे प्रेशर बहुत ज्यादा है। तो वो मुझे काफ़ी मतलब जो मुझे सबसे चैलेंजिंग टाइम, मतलब मैं लाइफ का ही बोलूँगा या फिर प्रिपरेशन लाइफ का ही मैं जो सबसे चैलेंजिंग टाइम मानता हूँ, वही मानता हूँ कि जब 2021 में वो तो सबका आई थिंक जितने भी एक्सपीरियंस थे वो तो उनके लिए बहुत बड़ा डाउनफॉल था। जो सीरियस थे, जो नहीं सीरियस थे उनका तो क्या, उनका तो फेवर ही हो गया था। लेकिन और सबसे अनसर्टेनिटीज बढ़ जाती है, क्योंकि सेकंड अटेम्प्ट पे आप कितना अच्छा कर पाओ, एक पूरा साल आप नए मतलब कॉम्पिटिटर्स को फिर दोबारा से फेस करना, तो वो बहुत डिफिकल्ट है। एंड आप बता भी रहे थे कि आपका 1100 में से फर्स्ट टाइम में 800 से ऊपर ही शायद नंबर बन रहे थे। हाँ, मतलब अगेन यू वर अमंग द टॉपर्स ओनली, मतलब उसमें ही होते टॉपर्स में। एंड उस समय ऐसा होना तो ऑब्वियसली बात है, सेटबैक तो है। यस, सही बात है। एंड जैसा कि आपने बताया कि ये इसरो का आपका सेकंड अटेम्प्ट था, तो मतलब आपने क्या चेंजेस किए अपनी स्ट्रेटजी में कि आपका फर्स्ट टाइम में आपका पेपर क्वालिफाई नहीं हुआ था, सेकंड अटेम्प्ट में आपका मतलब सीधा रैंक 1 क्वालिफाई कर लेना, एंड इसरो सॉरी टू इंटरप्ट, एंड इसरो का जो आपका इसरो एंड बार्क है, ये दोनों इंटरव्यू ऐसे हैं, मतलब कहते हैं कि टेक्निकल अगर आपने इनका निकाल लिया ना तो इससे डिफिकल्ट टेक्निकल आपका इंटरव्यू नहीं होता है। तो प्लीज बच्चे हो रहे फर्स्ट पार्ट को मैं पहले आंसर करूंगा। जो इसरो का जो फर्स्ट मैंने अटेम्प्ट दिया था, इसरो का जो पेपर आता है अगर आप उनको देखो तो, क्योंकि जब मैं स्टार्ट में प्रिपरेशन कर रहा था तो मैं काफ़ी हद तक सिर्फ टेक्निकल सब्जेक्ट पे ही फोकस था, और तो इसरो का पेपर प्योरली टेक्निकली होता है, बट उसमें सम पोर्शन मैथ्स और रीजनिंग का होता है, और सम पोर्शन उसमें साइंस के मिसलेनियस को क्वेश्चन डाल लेते हैं। ओके, साइंसेज, और जैसे जो इंजीनियरिंग सर्विसेज जो लोग क्लियर करे हुए हैं उसके सिलेबस में जो काफ़ी सारे मतलब ऐसे टॉपिक्स रहते हैं, लाइक ICT हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, कंप्यूटर हो गया, ये सब के क्वेश्चन भी उसमें आ जाते हैं। ओके, तो वो चीज़ मुझे मतलब लगा था कि मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में उसको स्ट्रेटेजाइज नहीं कर पाया था। सेकंड अटेम्प्ट पे वो सारी चीज़ें मैंने फ्रेमवर्क में मतलब डाल ली थी, और मैं उसको फिर क्रैक करने में पॉसिबल रहा। ओके। तो जैसे हम तैयारी करते हैं तो इसमें इसरो के तो शायद प्रीवियस ईयर पेपर भी अवेलेबल नहीं है नेट पे, तो आपने तैयारी कैसे करी इसकी? इसरो, क्योंकि आप ये देखिए, मैं एक ब्रॉडर सेंस में इसका आंसर दूंगा। सिविल इंजीनियरिंग में आज के डेट पे जो मेन कोर क्वेश्चंस हैं वो 3 ही बुक्स में मानता हूँ, उसके अलावा सब उससे डिराइव्ड ही बुक्स हैं। Okay. एक आपके गेट का जो कोर्स हो गया, एक आपके इंजीनियरिंग सर्विसेज का हो गया, और एक SSC का कोर्स हो गया। Okay. जितने भी पेपर बाकी आपके, मतलब ये 3 ही मेजर कैटेगरीज हैं, जितने भी एग्जाम बाकी होते हैं वो इनसे डिराइव्ड होता है। Okay. स्टेट सर्विसेज को आप देख लो तो वो क्या करती है कि SSC JEE के पेपर से ही थोड़ा बहुत उसको ऊपर नीचे करके बनाती है। इसरो और बार्क टाइप के जो एग्जाम है ये क्या करते हैं कि गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज के क्वेश्चंस को मिक्स करके लगभग इसी टाइप का पैटर्न अपने पेपर में रखते हैं। Exactly. तो इसलिए स्पेसिफिक आपको इसरो का पेपर, मैंने कोई भी इसरो का प्रीवियस ईयर पेपर लगाया और बहुत सारे है भी नहीं वहाँ पर। हाँ. अगर आप जाओ तो मुश्किल से आपको 4-5 पेपर आपको 4-5। तो लेकिन आप अगर इंजीनियरिंग सर्विसेज के प्रीवियस ईयर और गेट के प्रीवियस ईयर आप अच्छे से कर रहे हो तो आपका इसरो का जो रिटर्न पार्ट है, रिटर्न एग्जाम, वो प्रिपेयर हो जाएगा। इसरो एंड बार्क, इसरो और बार्क, और इसरो का पेपर जो रिटर्न पेपर है वो थोड़ा सा मतलब उसमें और भी चीज़ आती है। बार्क का तो कम्प्लीटली गेट पे, क्योंकि मैंने भी बार्क का एग्जामिनेशन दिया था, रिटर्न क्वालिफाई किया था, तो मेरे को मतलब उसका लेवल जो है बहुत इजी लगा इन कंपैरिजन टू गेट। हाँ। क्योंकि शायद एग्जैक्टली याद नहीं है क्योंकि काफी इयर्स हो गए हैं कि उसमें एक सर्टेन टाइम लिमिट थी
मतलब उसमें बहुत कम कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन करने थे। हाँ। तो जो आपके 1-1 नंबर के जो गेट में क्वेश्चंस आते हैं, वो मेरे को उसमें क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिले बार के एग्जामिनेशन। वही बार का एग्जाम मोस्टली जो गेट के 1 मार्क्स क्वेश्चन है उसको ही रिपीट करता है। कुछ क्वेश्चन वो अच्छे भी बनाता है क्योंकि वो डिफरेंट फेजेस में होता है उसके। ओके। तो एंड इंटरव्यू कैसा रहा, मतलब? अब इंटरव्यू पे मैं आ जाता हूँ कि इंटरव्यू जो आपने जैसे इनिशियली क्वेश्चन बताया हुआ था कि इसरो और बीआरसी का जो इंटरव्यू है वो अपने आप में एक चैलेंज होता है। और ये दोनों ही जो एग्जाम है, अगर आप इंटरव्यू नहीं क्रैक कर पा रहे तो आप रिटर्न की भी प्रिपरेशन मत कीजिए क्योंकि यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। एग्जैक्टली खाली मेन जो आपका इंटरव्यू है, अगर आप रिटर्न में चाहे 100 में 100 भी ले आए, अगर आपका इंटरव्यू नहीं हो रहा तो आपका नहीं होगा। तो अब इसका क्या है कि मेरे साथ एक एडवांटेज ये था कि मेरे पास इंटरव्यू का बहुत वास्ट एक्सपीरियंस था। ओके, कैसे? मैंने यूपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर का रिटर्न प्रीलिम्स भी क्रैक किया हुआ था। ओके। तो उसके मैं इंटरव्यू राउंड में गया हूँ और मैंने बीआरसी का रिटर्न तो मैंने आपको बताया कि क्लियर कर इंटरव्यू में किया था। इसके अलावा एक सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का भी साइंटिस्ट का पेपर सीपीसी भी, तो उसका भी मैंने रिटर्न क्लियर कर मैं साइंटिस्ट के इंटरव्यू में जा चुका हूँ। तो इसरो के इंटरव्यू देने से पहले मेरे पास 4-5 ऐसे मतलब इंटरव्यू एक्सपीरियंस था जहाँ से मैं अपने आप को मतलब जो मेरी कमियां रहती थी और जो मेरी प्रॉब्लम्स थी मैं उसको देख पाता था। मोस्टली मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ। इसरो और बीआरसी का अगर आप इंटरव्यू दे रहे हो तो ये प्योरली टेक्निकल आपके कंसेप्ट कैसे इस पर डिपेंड कर जाता है। और कई बार हमको कंसेप्ट को हमको लगता है कि यार अगर आपने रिटर्न क्लियर कर लिया तो आपके कंसेप्ट अच्छे हैं, जो कि एक गलत फहमी होती है। इस टाइप के एग्जाम्स में आप ये लगा लीजिए कि जब भी आप कोई भी रिटर्न एग्जाम दे रहे हैं, बीट इसरो या फिर ईएससी, आप काफ़ी हद तक काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे कर रहे हैं जो डेटा बेस्ड या फैक्चुअल बेस्ड हैं। इंटरव्यू में कभी भी आप फैक्ट्स पे जज नहीं होते हो, एटलीस्ट बीआरसी और इसरो आप सोलली जज होते हो आपके कंसेप्ट कैसे हैं, आप क्या डेरिवेशन कर। इसरो बार तो आप ये लगा लीजिए कि आपको बैठ करके आप वहीं पर आपको डिराइव बना लेंगे। हाँ, ऐसा हुआ था मेरे साथ। ऐसा मैं बीच में जैसे मैं लेक्चर्स बनाता हूँ तो उनको मैं बच्चों को बताते रहता हूँ कि यार ये क्वेश्चन मेरे बार में आया था, ये क्वेश्चन मेरे से गुजरात के इंटरव्यू में पूछा गया था। तो ये बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वहां पे तो पेन पेपर लेके बैठे होते हैं, क्या कहेंगे कि यार ये ड्राइव करके दिखाओ, ये कैसा आएगा। बार इनफैक्ट मैं ये मानता हूँ कि कोई भी एस्पिरेंट अगर सिविल में है तो एक बार अगर बीआरसी का इंटरव्यू एक्सपीरियंस करे तो वो मतलब काफ़ी अच्छा फील आता है। बहुत अच्छा। उसका एक ये रहता है कि मैंने जब बीआरसी का इंटरव्यू दिया था पर्सनली, तो उस टाइम पे मुझे ये लगा था कि मैं जब वो डेरिवेशन एक बहुत सिंपल डेरिवेशन कर रहे थे जो मुझे लगता था, लेकिन एक चीज़ वो मुझे पूछ रहे थे कि आप जैसे कोई भी अजम्पशन है, आपने उस अजम्पशन पे कैसे बिलीव कर लिया। एग्जैक्टली। आपने ये क्यों नहीं चैलेंज करा। इस टाइप के क्वेश्चन पे वो आपको एक ऐसी सिचुएशन में डाल देता है कि आप सोचने से पहले सोचते थे कि मैंने ये मतलब सही में मतलब पढ़ा है कि इस तरीके से। तो ये है। तो मैं आप लोग को यही बोलूँगा कि इसरो और बीआरसी का जो इंटरव्यू है इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प होगी अगर आप लोग कंसेप्ट्स पे ज़्यादा ध्यान दें। सर अभी नेक्स्ट ईयर की जो बार का एग्जामिनेशन होगा, मैं आपसे रिक्वेस्ट ही करूंगा एक वीडियो प्लीज बच्चों के लिए आप जरूर बनाइएगा कि किस तरीके से इंटरव्यू वगैरह की, मैं मतलब प्रॉपर जो गाइडेंस वीडियो होगी प्लीज आप इनको जरूर बताइए। बिल्कुल बार का मैं खुद भी मैंने काफ़ी एक्सपीरियंस है भी बार के इंटरव्यू की प्रिपरेशन में, तो मैं उससे जो भी मेरे पे एक्सपीरियंस है वो शेयर करूँ। तो मतलब ये कहना सही रहेगा कि जो आपके फेलियर्स थे उन्हीं ने आपको सक्सेस के लिए तैयार किया है। मैं यही मानता हूँ कि जो फेलियर्स से हैं, अगर आप फेलियर्स को कैसे लेते हो वही डिपेंड करता है आपके सक्सेस पे। आपको फेलियर से लर्निंग आपकी कितनी होती है। जैसे मैंने कहा कि इसरो के इंटरव्यू में मुझे ये हेल्प करा कि जहाँ पे मैंने बार का क्लियर नहीं कर पाया, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल यूपीपीएससी सिस्टम, ये 3-4 इंटरव्यू जब मैं फेल कर गया तो आपको पता है कि एक मतलब पहुँच चुका आप इस पॉइंट पे कि हाँ आप माइन्यूट जो आपकी मिस्टेक्स हैं, जो आपको मतलब जस्ट जो 99 से 100 पहुँचाने वाले जो पॉइंट्स हैं वो आप कैच कर लेते हो। तो मैं यही बोलूँगा कि किसी भी एस्पिरेंट को कभी भी मतलब डिसहार्टन नहीं होना चाहिए, अपनी मिस्टेक्स से लर्न करना चाहिए और लो फेजेस आते ही हैं, वो इनएविटेबल है, या फिर एग्जैक्टली उसको डील करना आपको आना चाहिए। एंड यूपी का अगर आपने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया तो मैं तो ये मानता हूँ कि आपकी नॉलेज मतलब टॉप 1% में तो है। जो उस समय एस्पिरेंट्स आपकी तैयारी कर रहे हैं उनके तो टॉप 1% में है, क्योंकि यूपी का पेपर मैं नहीं मानता हूँ कि आसान लेवल का आता है। उसके 10 to 15% क्वेश्चन ही जो होंगे वो शायद आसान लेवल के होते हैं, बाकी फिर मॉडरेट देन आपके मतलब अच्छे लेवल के इंजीनियरिंग सर्विसेज जैसा ही वो पेपर बना। एग्जैक्टली मतलब जो बच्चों के लिए मतलब निकालना, अगर आपने निकाला तो बहुत बड़ी बात है ये। सही बात। इस बार तो शायद इस बार पैटर्न भी चेंज हो गया यूपीपीएससी। इस बार वो इंजीनियरिंग सर्विसेज के पैटर्न में बना लो जो रिटन मेंस एंड इंटरव्यू में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो वो और मतलब एकदम से बिल्कुल और वैसा ही हो चुका है। ये सी मान लीजिए आप उसको। तो ये तो आपका था एक्सपीरियंस की आपकी जर्नी का। अब आप बच्चों को प्लीज गाइड कीजिए कि मतलब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अगर आप आज तैयारी शुरू करते तो आप तैयारी कहाँ से शुरू करते, आपका स्ट्रेटजी क्या रहती, मतलब आपका एक्सपीरियंस इंक्लूड करके।
कि आपने क्या क्या गलतियां की थी, आपने शॉर्ट नोट्स बनाए थे, नहीं बनाए थे, या आप किस समय रिवाइज करते थे, क्या जो भी आपकी थे आपकी अगर आप आज तैयारी शुरू करते तो कैसे रहता? तैयारी स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं फोकस करता कि क्या मेरे पे राइट रिसोर्सेज हैं या नहीं है। राइट रिसोर्स एंड राइट गाइडेंस, वो आप कैसे भी लीजिए, चाहे आप कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कीजिए, चाहे आप यूट्यूब ज्वाइन करिए, या फिर जैसे भी आपके पास सबसे पहले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के नोट्स होने चाहिए। आपके पास कोई रैंडम सा आपके कॉलेज नोट्स नहीं हो सकते हैं, क्योंकि उन पे वो चीज़ें नहीं होती, सारी चीज़ें नहीं होती। सबसे पहले आपको रिसोर्स गैदर करने के, आप मतलब किसी एक्सपीरियंस पर्सन से जिसने कुछ ये चीज़ें क्वालिफाई करी हैं, जैसे आप अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर कर रहे हो, तो किसी ऐसे पर्सन से जिसको ये एक्सपीरियंस है, वहाँ से आप नोट्स कैसे गैदर करें, वो इंपॉर्टेंट है। मैं ये बोलूँगा कि जो एक स्टार्ट एस्पिरेंट अगर कोई स्टार्ट करता है, तो सबसे पहले उसको फोकस करना चाहिए 2 मेजर प्रीवियस ईयर्स पे या फिर उनके रिलेटेड पे। एक होता है इंजीनियरिंग सर्विसेज और एक होता है गेट। अगर आपने इनके प्रीवियस ईयर्स को या फिर इनके टाइप के क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लिया, तो आपका एक कोर बन जाता है। सॉरी मैं आपको बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ। जैसे आपने बोला कि हमें 2 प्रिपेयर करने चाहिए, ईएससी और गेट। अगर मेरा एम नहीं है ईएससी गेट का, मेरा एम स्टेट सर्विस का है, मान लीजिए मैं गुजरात का हूँ या मैं महाराष्ट्र का हूँ, मेरे को पता है कि मेरे को महाराष्ट्र के बाहर नहीं जाना, मेरे को जाना ही नहीं है स्टेट सेंट्रल सर्विसेज, मेरे को स्टेट में ही रहना है, तो क्या ये जो ईएससी का आपने बोला है, जो गेट के एग्जामिनेशन बोले हैं, क्या उसके लिए भी बेनिफिशियल रहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए मैं ये कहना चाह रहा कि मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैं ये मानता हूँ कि सिविल इंजीनियरिंग इंडिया में, सिविल इंजीनियरिंग में 3 ही कोर क्वेश्चन है जो नए जनरेट होते हैं। 3 ही एजेंसीज हैं जो पेपर को सीरियसली बना रही हैं, जो कहीं से बार बार, जिनका अपना कॉन्सेप्ट है, जिनका अपना एक मैकेनिज्म है पेपर बनाने का। एक हो गया गेट, एक हो गया इंजीनियरिंग सर्विस, और तीसरा है एसएससी जेईई। यही 3 क्वेश्चन बैंक बना रहे हैं। बाकी जितने भी एग्जाम, आप चाहे जीपीएससी देख लीजिए, आप आरपीएससी, यूपीपीएससी, यूकेपीएससी, जितने भी स्टेट सर्विस एग्जाम्स, या फिर जितने भी और जेईई के एग्जाम, या फिर जितने भी पीएसयूज के एग्जाम, ये सब इसी 3 बुक से डिराइव्ड है। exactly. वो इन्हीं के पेपर्स को, इन्हीं की वैल्यूज को चेंज कर देंगे, थोड़ा बहुत लैंग्वेज को चेंज करके, थोड़ा बहुत इन्हीं को ऊपर नीचे करके पेपर बना देंगे। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप जब कोर आप अपना डेवलप करना चाहते हैं, चाहे आप कोई भी एग्जाम कर लीजिए, क्योंकि आप अगर क्या है कि अगर आप स्पेसिफिकली, सपोज मैं उत्तराखंड का हूँ और मैं यूकेपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर के पेपर डायरेक्ट ही मैं प्रिपरेशन करना चाहूँगा, तो प्रॉब्लम क्या होगी कि स्टेट के जो प्रीवियस ईयर के पेपर है, या स्टेट के प्रिपरेशन के लिए आपको वो क्वालिटी ऑफ मटेरियल कभी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि स्टेट में इतनी अच्छी, मतलब ना तो इतने अच्छे कोचिंग्स रहते हैं जो स्पेसिफिक करवाएं। तो बेस्ट यही रहता है कि जो आप पे 3 जो आपकी मैंने बुक्स बताई, और उस स्टार्टिंग में मैं ये बोलूँगा कि एसएससी जेईई आप थोड़ा, क्योंकि एसएससी जेईई काफ़ी इजी है। अगर आप इंजीनियरिंग सर्विसेज और गेट को आप एक बार आप अपना कोर्स तैयार कर लेते थे, एसएससी जेईई आपके लिए वो 15-20 डेज का वर्क है, उसका जो ऑब्जेक्टिव। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि पहले आप अपने थ्योरी पार्ट मजबूत कर लीजिए, ईएससी और गेट लेवल तक, गेट लेवल तक थ्योरी पार्ट मजबूत कर लीजिए। उसके बाद आप अपने जो भी आपका एम है, आप उस पे जंप, आप उसके बाद जैसे अगर आपने, मतलब फॉर एग्जांपल कोई आपने जीपीएससी का एक बार अपने इंजीनियरिंग सर्विसेज का आपने क्लियर कर लिया, मतलब आपने क्वेश्चन बैंक कर लिए, गेट के कर लिए, तो क्या होता है कि आपके पास सफिशिएंट, मतलब आप पे आपका कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाता है, आपका एक्सपीरियंस डेवलप हो जाता है। इसके बाद क्या है कि जीपीएससी क्या करेगा, जीपीएससी ईएससी के इजी क्वेश्चन को उठा के लगेगा। ये बात आपने बिल्कुल सही बोली, सॉरी मैं ये बात आपने बहुत सही बोली, क्योंकि जब जीपीएससी का मैं पेपर देने गया था, तो वहाँ पे गुजराती भी आपकी लैंग्वेज आपकी मैंडेटरी है, जो कि मुझे नहीं आती है, लेकिन तब भी मैंने उसका प्री भी क्वालिफाई किया, जबकि उसमें आपकी गुजराती लिखनी होती है, मतलब वो तो छोड़िए, पढ़नी छोड़िए, लिखनी होती है, वो 200 नंबर का पेपर होता है, तो मैंने उसको बिल्कुल छोड़ के आया था। तब भी मेरा मतलब प्री और मेंस क्वालिफाई हो गया था। वो अलग बात है, इंटरव्यू में नहीं हो पाया, वो सब ऑब्वियस सबके डाउनफॉल्स होते हैं, मेरा भी था। तो उसमें भी आपके जो कई क्वेश्चन थे वो ईएससी के थे, तो जो आप कह रहे हैं, मैं तो इस बात को मतलब बोलूंगा कि हाँ, उसमें काफी उठाते हैं। मैं बल्कि एक बार क्लैरिफाई करना, जब मैं कह रहा हूँ कि ईएससी जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बिल्कुल पैराफ्रेज कॉपी का मिल जाए। मैं ये कह रहा हूँ कि वहां से डिराइव्ड है वो, एग्जैक्टली। कई बार आपको ऐसा लगेगा कि 10 में से 3 क्वेश्चन आपको लगेंगे डायरेक्टली प्रीवियस ईयर से, और 7 क्वेश्चन जस्ट लैंग्वेज थोड़ा वैल्यू, बट वो डिराइव वहीं से होंगे। ओरिजिनल जो क्वेश्चंस बनाती है वो 3 इंस्टीट्यूट बनाती है, 3 एग्जाम्स बनाती है, इंजीनियरिंग सर्विसेज, गेट और एसएससी जेईई, बाकी सारे डिराइव्ड हैं। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल कोई बच्चा यूपीपीएससी ए की तैयारी कर रहा है, ठीक है, तो अब उसके पास इतना टाइम तो नहीं होगा कि वो ईएससी गेट सबकी पेपर लगाए, या फिर आरआरबी जेईई की तैयारी कर रहा है तो उसके लगाए तैयारी। तो अब आप क्या रिकमेंड करेंगे कि इस फेज पे आके उनको क्या करना चाहिए? अगर कोई यूपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर की तैयारी कर रहा है, और ऑब्वियसली मैं मान रहा हूँ कि उसने उसके पास अगर कम टाइम है, तो एक बुक आती है यूथ की, जो यूथ लेकिन उसमें आई गेस काफी मिस्टेक्स हैं। मतलब अगर आपको मतलब नॉलेज है, जो मेरे को लगता है अगर नॉलेज है तो आपको वो सही रहेगी,
मेरे ख्याल से अगर जैसे आप यूथ करते हो, मिस्टेक्स आपको दिखती है और वो आपको चैलेंज कर रही हैं, तो आप काफ़ी हद तक मतलब सीख पाओगे मिस्टेक से कि यार ये चीज़ें गलत है, और तब आपको ज़्यादा याद रहती हैं यूथ की। मतलब मेरे साथ पर्टिकुलर ये बात थी, जिसके क्वेश्चन गलत थे वही ज़्यादा याद रहते हैं, क्योंकि वो आप उस पर आप काफ़ी वो रहते हो। तो ये बात सही है कि यूथ के काफ़ी सारे मतलब मिस्टेक्स हैं। तो अगर आप पे चॉइस है, जिसने एक बार यूथ करी है उससे आप एक बार कंसल्ट कर सकते हैं, अदरवाइज ठीक है, मतलब आपको वो मिस्टेक्स खुद भी दिख जाएंगी। और इसके अलावा जो मैं सजेस्ट करूँगा कि बुक्स से करना प्रैक्टिस के टाइम पे स्पेसिफिकली, मैं कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए आप बुक्स प्रिपेयर करना सही है, लेकिन प्रैक्टिस बेस्ट होती है टेस्ट से। आप जितने टेस्ट सीरीज लगाएं उतना, स्पेसिफिकली जिन पेपर्स में टाइम एक बाउंड है, जिन पेपर्स, और आज के डेट पे तो ऑब्जेक्टिव सब में ही टाइम बाउंड होता है, तो आपको डिपेंड करना पड़ेगा टेस्ट सीरीज पर। टेस्ट सीरीज को आप कैसे हैंडल कर रहे हैं, टेस्ट सीरीज कितनी सारी आप लगा रहे हैं, उससे आपको काफ़ी क्लियर हो जाएगा। तो अगर आपने जैसे यूपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर, मैंने अगर आज के डेट पे मैं अगर किसी पे थोड़ा मतलब उसका बेसिक क्लियर है, तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि वो यूथ से स्टार्ट कर ले, यूथ को एक बार फेस कर ले, और भले उसके मिस्टेक रेक्टिफाई ना भी हो, आप टेक्स्ट बुक में जब ये टेस्ट सीरीज में आप कोई भी ज्वाइन करोगे तो वहाँ से आपको रेक्टिफाइड हो जाएंगे। तो आप एक टेस्ट सीरीज का और आपका एक बुक्स का आप एक कॉम्बिनेशन तैयार कर सकते हो, डिपेंडिंग करता है कि आप किस फेज पे आपने प्रिपरेशन। अगर आप का मतलब ठीक ठाक टाइम हो गया तो आप तो बुक्स बिल्कुल स्किप करके सीधा ही टेस्ट सीरीज से स्टार्ट कर सकते हो। ओके, मतलब आपका ये जो मेरे को समझ आया वो ये है कि आप यूथ लगाइए, लेकिन रटो मत उसकी आंसर्स को। रटो मत, अगर रटने बैठोगे तो ऑब्वियसली गलत ही होगा। वो है मतलब आप, क्योंकि यूथ खुद मतलब जैसा आपने बताया यूथ में काफी सारी मिस्टेक्स हैं, अगर आप रटने लग गए तो वो वैसे गलत हो जाएंगे। आप एक ओपन माइंड से उस बुक को पढ़िए। अगर आपको लगता है कहीं पे मार्क कर लीजिए। मैं तो ये करता था कि मैं क्वेश्चन मार्क कर लेता, जहाँ पे मुझे डाउट रहता मैं मार्क कर लेता। मैं मतलब आपको सारे क्वेश्चंस का आंसर पता होना जरूरी नहीं है। आप ना तो आप 100% स्कोर करने वाले हैं और ना वो जो रिक्वायर्ड है। स्टेट सर्विसेज के पेपर आपके 70% पे क्रैक हो जाता है और यूपी वाला तो आई थिंक 60% पे क्रैक हो जाता है। तो ऐसे इसमें प्रॉब्लम क्या भी होती है कि कई बारी जो पुराने पेपर्स रहते हैं उन्होंने ही गलत आंसर दिया रहता है, और किसी क्वेश्चन का आंसर एक पब्लिक सर्विस कमीशन दूसरा मानता है और दूसरा पब्लिक सर्विस कमीशन दूसरा मानता है। तो ऐसे ही कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी, पर मैं ये बोलूंगा कि इन प्रॉब्लम्स को उतना ध्यान दें, आप मेजोरिटी पे आप ध्यान दीजिए। आपका मेजर अगर क्लियर हो जाएगा, ये चीज आपको टाइम के साथ आपकी खुद ही रिफाइन हो जाएगी। एग्जैक्टली मतलब आप अपने कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कीजिए। जी। तो आप मतलब आप कैसे पढ़ते थे? आप पहले पूरा कोर्स पढ़ा, उसके बाद आपने क्वेश्चंस लगाए, या फिर एक चैप्टर पढ़ा उसके फिर क्वेश्चंस लगाए? आप किस तरीके से करते थे? मैं ये करता था कि जो जैसे मैंने कोई चैप्टर पढ़ा उसके क्वेश्चन उसी टाइम पे लगाता था। अच्छा। और जो मुझे उस टाइम पे जो मुझे चैलेंज कर रहे हैं जो क्वेश्चंस, मैं उनको मार्क करता था। ओके। ताकि मैं ये इसलिए करता, मार्किंग क्वेश्चंस की इसलिए करता था ताकि मेरा बाद में टाइम वेस्ट ना हो उन्हीं वो क्वेश्चन को। और मैं ऐसे क्वेश्चंस भी कर लेता था जो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अभी तो मुझे आ रहे हैं लेकिन ये एक्चुअल में डिफिकल्ट क्वेश्चन है। तो उसको मैं मार्क कर लेता था और मैं उसको बाद में करता था। मतलब मार्क करने का मतलब है कि उसी में टिक कर देते या अलग से सेपरेट? मैं उसमें मार्क करता था, स्टार सिस्टम में एक बनाता था, सबका अपना मार्किंग सिस्टम है। मैं जैसे कोई ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन है तो मैं 4 स्टार लिखता था, कोई कम है तो 3 स्टार ऐसे। मतलब मैं सेपरेटली अलग मतलब नोटबुक में लिखता था। रीजन उसका ये था कि मेरे को लगता था कि जब आप लास्ट टाइम में आ रहे हैं तो दोबारा वो सारे क्वेश्चन अगर देखना भी है तो पेज पलटाने में काफी टाइम लगेगा। तो मेरे को लगता था कि अगर मैं लिख दे रहा हूँ उसको, तो सबका अपना अपना तरीका है, सबका अपना अपना तरीका है। ऐसा नहीं है कि ऑब्वियसली आप रैंक वन है तो आपका तरीका ज्यादा है। मैं तो इनफैक्ट एस्पिरेंट्स को ये भी बोलूंगा कि आप बहुत सारे लोगों को सुनेंगे, सबके अपने मेथड। आपके लिए जो मेथड है वो आपको अपना खुद बनाना पड़ेगा। आप किसी का कॉपी नहीं कर सकते क्योंकि आपकी डिफरेंट स्किल्स हैं, डिफरेंट स्ट्रेंथ है, मेरी डिफरेंट स्ट्रेंथ है। आप ये वीडियो एज अ रेफरेंस यूज कर सकते हैं। हमारी जितनी भी गाइडेंस है आप एक रेफरेंस यूज कर सकते हैं। अल्टीमेटली व्हाट वर्क्स बेस्ट फॉर यू वो आप ही को ही पता है। एंड एक चीज और इसमें मतलब मैं जानना चाह रहा हूँ कि शॉर्ट नोट्स मेन एक क्वेश्चन आता है कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं? शॉर्ट नोट्स जो है वो प्रिपरेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। स्पेसिफिकली अगर आप ऐसे एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो जहाँ पर मतलब सिलेबस बहुत वास्ट है, फॉर एग्जांपल उत्तराखंड पब्लिक सर्विस, स्टेट पब्लिक सर्विस में सिविल का तो कंप्लीटली बहुत ज़्यादा वास्ट सिलेबस है। मतलब मैं सिविल के ही अंदर में जैसे आपका गेट का सिलेबस थोड़ा लिमिट हो जाता है, लेकिन एएससी का बहुत ज़्यादा है। इस टाइप के सब्जेक्ट उसमें आपको शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। मैं क्या करता था कि जिस टाइम पे मैं नोट्स बनाना स्टार्ट करता हूँ तो मैं नीचे एक कुछ स्पेस छोड़ देता था हमेशा, एक लाइन करके, और जो उस पर्टिकुलर पेज में जो मुझे लगता था इंपॉर्टेंट मैं उसको वहीं पे लिख लेता था। अच्छा। और जब चैप्टर खत्म हो जाता था तो उन सारे पॉइंट्स को मैं एक अलग सेपरेट कॉपी में लिख लेता था। ओके। और इस तरीके से लेकिन मैं बहुत स्पेसिफिक चीज़ें लिखता था, कुछ भी मैं ऐसा नहीं कि कुछ भी मैं मार्क कर रहा हूँ। शॉर्ट नोट्स का मतलब मैं सिर्फ ये मान के चलता था कि जो ऐसी चीज़ है जो आप
भूल सकते हो, एग्जैक्टली ऐसी चीज़ें जो आप भूल सकते हो। तो उस चीज़ को मैं रखता था। शॉर्ट नोट्स बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आपके एग्जाम्स के जब आप एंड फेज में आ चुके हो। तो मैं इस तरीके से अपने शॉर्ट नोट्स को प्रिपेयर करता था। सिर्फ शॉर्ट नोट्स में लेकिन प्रिपेयर नहीं करता था। शॉर्ट नोट्स तो काफ़ी ज़्यादा लोग करते हैं, मैं क्या करता था कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनके की आंसर्स मैं गलत कर रहा हूँ टेस्ट सीरीज में, मैं उनको भी एक सेपरेट कॉपी बना करके उनको लिखता था कि मैं क्या मिस्टेक करता हूँ। वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे ऐसा लगता है कि जो मतलब जैसे मैंने कोई क्वेश्चन लिखा, कई बार क्या होता है कि आप पर्टिकुलरली क्वेश्चंस के पर्टिकुलर फॉर्मूले में कुछ स्पेसिफिक मिस्टेक करते हो, तो मैं उनको एक सेपरेट कॉपी में लिखता था और मार्क कर करता था कि मैं उसमें क्या गलती कर रहा हूँ। अगर एक बार मुझे आइडिया है कि मैं इस टाइप के क्वेश्चन में क्या गलती करता हूँ, तो वो मिस्टेक्स बाद में नहीं होती, पढ़ के नहीं होती। तो मैं 2 फॉर्म्स में अपनी मतलब शॉर्ट नोट्स और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को 2 अलग कॉपीज में बनाता था। और जब भी मैं एग्जाम के एंड में आता था, एंड 7 डेज एंड 10 डेज में, मैं इनको ही पढ़ता था मल्टीपल टाइम्स, जितने बार आप पढ़ सको अपनी मिस्टेक्स को, टेस्ट सीरीज से जो आपने मिस्टेक करे हुए हैं या फिर आपने और बुक्स में जो आपके रिपीटेड मिस्टेक्स हो रहे हैं उनको एक जगह लिख दिया। और जो ये होता है क्या बोलते हैं शॉर्ट नोट्स को, मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये इसलिए इंपॉर्टेंट होता है ये चीज़, क्योंकि आपके जो कंसेप्शनल क्वेश्चन है वो आप गलत मोस्टली आप नहीं करते हो पेपर में जाके। आप क्या गलती करते हो, आप करते हो जहाँ पर सिली मिस्टेक्स होते हैं या फिर फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं। आप कोई भी फैक्चुअल क्वेश्चन एरर ना करें, इसलिए जो फैक्ट्स वाली जो चीज़ें हैं या जो शॉर्ट नोट्स में हम लिख रहे हैं वो आप मल्टीपल टाइम रिवाइज करोगे तो वो आपको याद ही हो जाएंगे। बाकी कोई कॉन्सेप्ट आप पेपर में जाके नहीं भूलने वाले हो। ये बात बिल्कुल सही, क्योंकि सिविल में फैक्ट यार अगर आप सोइल उठा रहे हो तो उसमें इतनी छोटी छोटी वैल्यू है कि आपकी अगर वाटर लिमिट इतनी है तो सोइल कौन सी स्टेज में होगी। ये मतलब एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ। तो आपका यहाँ पे जो WL है, WC है, इनकी वैल्यूज क्या होंगी, तो ये छोटी छोटी चीजें बहुत ज्यादा। इवन स्टेट उत्तराखंड में पेपर का बता रहा हूँ, रेलवेज का जो पेपर रेलवेज का आया था, इतना फैक्चुअल आ गया। सही बात। अब उस टाइम पे शुरू में मुझे लगता है इस टाइप के पेपर को आप कैसे क्रैक कर दोगे, क्योंकि मतलब मैं थोड़ा सा कंसेप्ट पे ज्यादा फोकस करता हूँ, रीजनिंग लॉजिक। अब रेलवे में क्या रीजनिंग लगा दोगे, वो तो पूरा ही वैसा पूछ लेता है। एग्जैक्टली, उसमें क्वेश्चन वो आया था कि आपके सिग्नल्स के ऊपर क्वेश्चन है, सिग्नल्स वो बड़े बड़े फॉर्मूले उसमें होता है। तो उसमें फॉर्मुलेस नहीं, मतलब खाली सिग्नल्स, खाली वो आया था कि आपका ये सिग्नल हो तो उसका क्या मतलब है, इसका मतलब जो पेपर लीक हुआ था उसमें एक फॉर्मूले का भी क्वेश्चन है। हाँ, उसमें फॉर्मूले में एग्जैक्टली, उसमें फॉर्मूले का। तो अब आप क्या है कि आप उस फॉर्मूले को लाख आप कॉन्सेप्ट से समझ एग्जैक्टली, लेकिन फाइनली आपको याद करना पड़ेगा। तो इस टाइप के जो फैक्चुअल पेपर है मैं इनको भी लिखता था। और एग्जाम से पहले स्पेसिफिक में मैं क्या रूटीन बनाता था, क्योंकि आप जो एग्जाम में भूल सकते हो या मिस्टेक कर सकते हो, वो आप सिली मिस्टेक आप कर सकते हो, कैलकुलेशन मिस्टेक वो तो कुछ होंगी भी हर एग्जाम में। एग्जैक्टली, लेकिन फैक्चुअल आप ना भूलो, इसलिए आप फैक्चुअल चीजें जो आप भूलते हो उसको काफी बार रिपीट करो। मेरी जो कॉपी थी काफी मोटी हो चुकी थी और मैं उसको ही मतलब 4 या 5 बार मैं पेपर देने से पहले पढ़ लेता था ताकि मैं फैक्चुअल मिस्टेक ना करूं। इस तरीके से आपके ऐसे सब्जेक्ट प्रिपेयर हो जाते हैं जहां पर प्योर मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन हो। इवन अगर आपको ध्यान हो तो ये चीज इनफैक्ट नॉट ओनली टेक्निकल में तो हेल्प करेगी आपको, ये नॉन टेक्निकल पेपर में आपको बहुत हेल्प करेगी। जैसे हिंदी हो गया, जैसे कि जहां पर आप लगा लो हिंदी में आप यूकेपीएससी में आप ध्यान दो, वो राइटर्स पूछ लेता था कि इसका राइटर कौन है, आप कैसे याद कर लोगे। तो ये जो भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर है, इसका एक ही तरीका है, वो है नंबर ऑफ रिपीटेशन। आप इनफ रिपीटेशन लगा दोगे आपको कुछ भी चीज याद हो जाएगा। एंड एक चीज और, आपने जैसे नॉन टेक्निकल की बात करी, तो आपने हिंदी कहाँ से कवर की थी? हिंदी के लिए मैंने ल्यूसेंट से मैंने अपना बेसिक बनाया था। ल्यूसेंट और उसके बाद एक अरिहंत की बुक आती है जिससे मैंने प्रैक्टिस करी थी। हिंदी में स्पेसिफिक मैं बोलूँगा कि एस्पिरेंट ज़्यादा इस पे ना भागे कि आप कहाँ से करोगे, मोरल सब जगह कंटेंट सेम है। लेकिन आप हिंदी में जो आपका मेन चीज़ है वो है आप टेस्ट इंपॉर्टेंट, टेस्ट सीरीज आप इंपॉर्टेंट दो, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आप कहाँ लैग कर रहे हो। और हिंदी में अगेन आपको मतलब काफ़ी चीज़ें उसमें मेमोराइज ही करनी पड़ेगी, लाइक पर्यायवाची शब्द हो गया। हाँ, ये आपको मेमोराइज करनी पड़ेगी। और हिंदी में मोस्ट मेरे ख्याल से स्टैंडर्ड बुक ल्यूसेंट ही है, एक प्रैक्टिस बुक, सभी जगह सेम ही प्रैक्टिस बुक है। मैंने जो पब्लिकेशन बुक ली थी वो इस प्रकार से ली थी कि जो उत्तराखंड में जिसके प्रीवियस सेट ज़्यादा आते हैं, जो ये अपर पीसीएस जो उत्तराखंड का पेपर होता है वहाँ वो जो यूज़ कर देते हैं। अगर आप सपोज कोई उत्तर प्रदेश में है तो वो अपने यहाँ की प्रैक्टिस बुक यूज़ कर सकता है। हिंदी में किस जगह से आप पढ़ रहे हो इतना मैटर नहीं करेगा, क्योंकि सब जगह मोर और लेस सेम चीज़ है। बट मैं यही करेगी कि आप मतलब इनफ प्रैक्टिस हिंदी में करके जा रहे हो। और आपको इनफैक्ट आज के डेट पे सभी को ये आइडिया है कि नॉन टेक कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, मतलब आपका डिफरेंशिएट यही कर रहा है, मार्जिन एग्जैक्टली। और एक चीज शायद बच्चों को शायद नहीं पता होगी, जो आपकी रैंक आती है आपके कोई भी एग्जामिनेशन में, उसी से आपकी सीनियरिटी डिसाइड होती है कि आपका किसका पहले प्रमोशन होगा। तो ये चीज तो नंबर अच्छे लाना है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ। ये नहीं है खाली क्वालिफाई कर लिया, अगर 40 बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं उसमें आपकी रैंक 40वीं आ रही है तो आपका जो प्रमोशन भी होगा वो 40वें नंबर पे होगा।
और जब ये बात आपने काफ़ी सही पॉइंट पे उठा दी, क्योंकि जब हम लोग, हमें भी कभी पता नहीं रहता, जब हम प्रिपरेशन फेज में रहते हैं तो आप ये लगा लो, जब एक कंटेस्टेंट एक सेफ पोजीशन पे आ जाता है तो रैंडमली मार्क्स वेस्ट करता है। एग्जैक्टली वो कभी भी नहीं करना। वो नहीं कितने भी सिक्योर हाँ। पोजीशन पे डू नॉट, मतलब आप उसी सिंसियरिटी से पेपर करो जैसे कि जिस सिंसियरिटी से आप तब कर रहे हो जब आपको लग रहा है कि मैं क्या पता सिलेक्ट हूं ना हूं। हाँ। आप कभी भी क्वेश्चन वेस्ट मत करो। मैं इस समय कई बार क्या करते हैं कि बच्चों के रिटर्न में बहुत अच्छे नंबर आ जाते हैं तो इंटरव्यू लाइटली ले लेते हैं, हाँ। और फिर उसमें 10 नंबर भी अगर आपके कम आ गए तो वो आपके रैंक को कहाँ से कहाँ उठा देगा वो आपको आइडिया नहीं होगा। यूपी टाइप के ये अभी सॉरी अब प्लीज यूपी असिस्टेंट इंजीनियर टाइप के पेपर में जहाँ पर आई थिंक 1 लाख कैंडिडेट बैठेंगे, वहाँ पर अगर आप 10 मार्क्स आप ऐसे ही छोड़ गए तो आपकी रैंक तो इधर से उधर चली गई। ये अभी मतलब फील नहीं होता, लेकिन जब करियर के हम उस पॉइंट पे आ जाते हैं जहाँ एक्सीएन या फिर ऐसी बनना होता है तो उस समय यार बहुत लगता है, क्योंकि आपका यहाँ बुढ़ापा शुरू हो जाएगा और आप अभी एक्सी नहीं होंगे। आप चीफ तो छोड़ ही जाइए अगर बहुत पीछे हैं तो। सही बात है। हाँ, तो इसलिए एक चीज और, आपने मतलब पीडब्ल्यूडी क्यों चूज किया? मतलब आपके अगर पीडब्ल्यूडी ऑब्वियसली हमारा टॉप पे है, ठीक है, उसके बाद ही बाकी हमारी प्रायोरिटीज आती हैं। जिनकी जिन्होंने आए भी हैं, जिन्होंने सेलेक्ट किया है, उनकी रैंक पीछे ही थी, उन्हें तब उनको मिला है। तो पीडब्ल्यूडी ही क्यों? आपने इरिगेशन क्यों नहीं लिया या आरडब्ल्यूडी क्यों नहीं लिया? जब चॉइसेस आ रही थी उस टाइम पे मैंने सारे डिपार्टमेंट्स को काफ़ी अच्छे से मतलब मॉनिटर करा और मैंने एनालाइज करा कि कौन क्या बेस्ट है। मैं इरिगेशन और आरडब्ल्यूडी मैंने काफ़ी नीचे भरा था। मैं मोस्टली जो कंफ्यूज था वो था आवास विभाग, उत्तराखंड के अंदर आवास विभाग और पीडब्ल्यूडी के बीच में, क्योंकि काफ़ी सारे फैक्टर होते हैं, डिपेंड करता है कि आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। मेरे साथ केस था क्या था कि मुझे लोकेशन से कोई भी इशू नहीं था। अच्छा, लोकेशन ओके। पीडब्ल्यूडी अगर आप देखें तो आप हमेशा किसी भी स्टेट की पीडब्ल्यूडी में जाए, आपके इनिशियल चांसेस है कि आप टियर 3 या टियर 2 टाउन में जाओ। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको टियर 1 टाउन में रहना है तो ऑब्वियसली आप आवास विभाग लेकर किसी डेवलपमेंट अथॉरिटी में बैठे होंगे। लेकिन मुझे ऐसा कुछ नहीं था। और बाकी ग्रोथ के सेंस में देखें तो पीडब्ल्यूडी के जो स्ट्रक्चर है और वो काफ़ी मतलब इंडिविजुअल ग्रोथ के लिए वो बढ़िया है। और आपकी रेपुटेशन डिपार्टमेंट वाइज अगर आप देखें तो पीडब्ल्यूडी स्टेट्स की एटलीस्ट प्रीमियर इंस्टीट्यूशन मानी जाती है। ये तो है, राजा डिपार्टमेंट बोला जाता है कि राजा डिपार्टमेंट वाला। नहीं, ये बात तो सच बात है कि कहीं भी मतलब बाहर जाता हूँ मैं तो जैसे ही पूछते हैं यार किस में हो, मैं कहता हूँ पीडब्ल्यूडी में, अरे राजा डिपार्टमेंट में आता तो ये तो है। नहीं, सही बात है। तो आपका मेन जो 6 साल आपको लग गए यहाँ पहुंचने के लिए, तो हर साल आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा। तो एंड ईयर में और फर्स्ट ईयर में मतलब एज अ न्यू एस्पिरेंट और जो फाइनल जब आपका सिलेक्शन हुआ तो आपने पक्का देखा होगा कि यार काश मैं ये उस समय कर लेता तो मेरा सिलेक्शन शायद और जल्दी हो जाता, मेरे को नहीं स्ट्रगल करना पड़ता इस समय। तो ऐसी क्या चीजें हैं जो आप मतलब बच्चा अभी से करना शुरू करे जो आपने शायद बाद में फील किया होगा? मैंने जो कुछ मेजर मिस्टेक्स मुझे लगता है कि मैं इनिशियल जब ईयर में गया था तो मैं एक तो नॉन टेक उतना अच्छे से प्रिपेयर करके नहीं था। मैं ये मानता था कि मैं अपना टेक्निकल स्ट्रॉन्ग कर लूंगा और टेक्निकल लीड लेकर के जो मेरी नॉन टेक घट जाएगा उसको बैलेंस कर लूंगा। मैं प्लीज हाथ मिलाइए, मेरे भी यही था। सबका यही होता है कि यार कौन पढ़ेगा नॉन टेक्निकल अपना है स्ट्रॉन्ग। दूसरा मेरा ये था कि मैं अपनी जो जैसे मैं टेस्ट बुक सीरीज आप शुरू में सब लोग करते हैं, लेकिन मैं टेस्ट सीरीज को उतने अच्छे से एनालाइज नहीं करता था पहले। अच्छा। मैं क्या करता था कि जस्ट फॉर मतलब देने के लिए दे दिया, थोड़ा बहुत उसको उसी टाइम 15 मिनट मतलब 1 घंटे की टेस्ट सीरीज दे ली, 5-10 मिनट हाँ ये नहीं है, और उसको उतनी सिंसियरिटी से एनालाइज नहीं करता था। तो अब एनालिसिस कैसे करें इसका? एक चीज़ ये है कि मैं तो काफ़ी ऑर्गेनाइज तरीके से एनालिसिस करता था। मैं अपने क्वेश्चंस को बांटता हूँ। टेस्ट सीरीज एनालिसिस, ये पॉइंट आपने सही उठाया कि ये एक बहुत अच्छा है और मैं भी काफ़ी कंफ्यूज होता हूँ। मैंने काफ़ी लोगों से पता करने की कोशिश करी क्योंकि काफ़ी लोग मुझे कहते थे कि की टू सक्सेस इज टेस्ट सीरीज। तो उसको एनालाइज कैसे करना, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप टेस्ट सीरीज को एनालाइज करते हुए पेशेंस रखें। इसलिए मैं कहता हूँ कि जिस टाइम पर आपने टेस्ट सीरीज दी आप उसी टाइम उसको एनालाइज ना करें, क्योंकि उस टाइम आप थोड़ा सा मतलब आप क्योंकि आपका दिमाग भी थक जाता है और आप क्या करते हैं हपड़ा दपड़ी में रहते हो, आप कुछ चीजें मार्क करना छोड़ देते हो। हाँ, तो आप टेस्ट सीरीज जैसे आपने अभी दी तो उसको एनालाइज करने के लिए एक सेपरेट टाइम दे दें कि मैं इस टाइम एनालाइज, तब एटलीस्ट आप कुछ चीजें खुद ही आप एक डिसिप्लिन रहोगे। और एक चीज और ये जो बात बोल रहे हैं कि टेस्ट सीरीज तुरंत एनालाइज नहीं कीजिए, वो लॉन्ग टेस्ट के लिए बोल रहे हैं। ये जो 20-20 मिनट के टेस्ट होते हैं उनके लिए नहीं बोल रहे हैं। तो जो लॉन्ग टेस्ट होते हैं 3-3 घंटे वाले, ऑब्वियसली आप 3 घंटे बैठ के आपने वहां पे अपना टाइम दिया है, आपने अपना दिमाग को यूज किया है, अब थोड़ा सा ब्रेक लीजिए। आई होप मैं यही कहना चाह रहा हूँ। और उसके बाद मैं टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस को सभी क्वेश्चन को देखता था। नॉर्मली एस्पिरेंट क्या गलती करता है, वो उन क्वेश्चंस को नहीं देखता है जो उसने सही करे हैं। हाँ। और कई बार क्या होता है, स्पेशली अगर आप स्टार्टिंग में टेस्ट सीरीज दे रहे हैं जब आपने टॉपिक जस्ट पढ़ा है, कई क्वेश्चन ऐसे होंगे वो आपने इसलिए नहीं करे हैं कि आप क्लियर है, वो आप इसलिए करें क्योंकि वो आपकी मेमोरी में उस टाइम पे है और वो शायद
कुछ टाइम बाद ना रहे, मैं सभी क्वेश्चंस को देखता था सही बात। और वो क्वेश्चन स्पेसिफिकली जो मुझे डिफिकल्ट लगे थे टेस्ट देने के टाइम पे, लेकिन मेरे वो सही हो गए, लेकिन मैं उसको भी फिर भी दोबारा से करता था क्योंकि उसके चांसेस बाद में गलत होने के हैं। आप सब लोग देखेंगे आपके साथ ऐसा बहुत होगा कि कुछ क्वेश्चन जो आपने टेस्ट सीरीज में सही भी करें फिर भी आप मेन पेपर में गलत कर सकते हो। वो इसलिए क्योंकि जब एक रिसेंसी बायस होता है इसमें, आपने जिस टाइम पे टॉपिक पढ़ा उसी टाइम आपको लगता है कि उस टाइम पे वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप वो सब नहीं रख लोगे। तो टेस्ट सीरीज का एक एक क्वेश्चन चाहे वो आपका सही हो या गलत हो, आपको उसको ढंग से देख के, एक मैं तो पूरी उसको एनालाइज करके एक रिपोर्ट टाइप की बना लेता था, और जो मैं गलत करता था उनको तो लिखता ही था, जो डिफिकल्ट क्वेश्चन जो मैंने सही करे मैं उनको भी लिख लेता था, और उस तरीके से मैं उसको एनालाइज करता। ये चीज आपने बहुत अच्छी बोली है, क्योंकि जितने भी आप इंटरव्यूज देखेंगे उसमें हर कोई ये बोलता है कि जो आपने क्वेश्चन गलत किए हैं उसको देखिए, जो गलत किए हैं उसको देखिए, या छोड़े हैं जो उसको देखिए। लेकिन ये बात आपने बहुत सही बोली है कि जो सही भी किए हैं उसमें कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप पहली बार देख रहे होंगे, लेकिन आपने तुक्के से कर दिया है 50-50। हाँ 50-50 वाले चांस, इनमें से एक होगा, तो सही बात है। और कई बार क्या होता है कि आप मतलब काफी फनी क्वेश्चन होते हैं कि आपने इतनी सारी मिस्टेक कर दी कि बाय मिस्टेक आप राइट आंसर। हाँ सही। तो ये बात भी सही है। तो अब जब आप सिंसियरली क्वेश्चन को देखोगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा ये क्वेश्चन सही तो करा है मैंने, लेकिन मुझे आता नहीं था, और तब आप उसको जब एक्चुअल में उसके कॉन्सेप्ट से जाओगे तब वो आपको अच्छे से आएगा। ये मैं टेस्ट सीरीज को मैं इस तरीके से एनालाइज करता हूँ। तो बाकी जैसे गुप्ता एंड गुप्ता है, क्या उसको करना बेनिफिशियल है स्टेट जो आज की डेट में, अगर मैं बोलूं मतलब ए लेवल के एग्जामिनेशन के लिए? गुप्ता एंड गुप्ता आई थिंक उत्तराखंड स्पेसिफिक पेपर के लिए तो मुझे लगता है कि करनी चाहिए आपको एक बार, क्योंकि गुप्ता उत्तराखंड क्या कर लेता है कि डायरेक्टली गुप्ता गुप्ता से उठा लेता है। और बाकी आई डोंट थिंक कि मतलब ऐसा है कि गुप्ता एंड गुप्ता के जितने भी क्वेश्चन है और जो कवर हो ही रहे, ऑलरेडी कवर हो रहे हैं। बट अगर फॉर अ सेफ्टी पर्पस अगर आप उत्तराखंड असिस्टेंट इंजीनियर या जूनियर इंजीनियर का पेपर देना, या फिर उत्तराखंड में और कोई टेक्निकल पेपर देने जा रहा हो, तो उसमें आप गुप्ता एंड गुप्ता एक बार कर लीजिए। एंड बाकी यूपी का जैसा हम दिया तो वहाँ उसके लिए, यूपी के लिए तो मुझे नहीं लगता, मुझे भी नहीं लगता, क्योंकि उसका लेवल ऊपर है। यूपी का लेवल ऊपर, आप ऐसे प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। एग्जैक्टली, आपको बाय मेरिट क्वेश्चन से ही आपको निकालना पड़ेगा उसको। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो हमें टोटली इतना पता चल गया है कि हमें टोटल टेस्ट सीरीज एनालाइज करनी है, प्रीवियस ईयर पेपर, क्योंकि आपने जो बुक का नाम भी लिया है वो प्रीवियस ईयर की है। प्रीवियस ईयर ही है। प्रीवियस ईयर कि जो मार्केट में डिफरेंट बुक्स जो ये बता के चल रही हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, वो काइंड ऑफ डिराइव्ड बेसिकली 3 ही बुक्स हैं। ये बात है बिल्कुल, ईएससी, गेट और एसएससी, ये बात बिल्कुल सही कह रहे हो बहुत। लेकिन जो प्रीवियस ईयर लगाना ऑब्वियसली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई क्वेश्चन तो डायरेक्टली रिपीट हो जाते हैं, कई फैक्चुअल ऐसे होते हैं जो आपको कई नोट्स में नहीं मिलेंगे, कहीं कोई नहीं पढ़ा, क्योंकि इतना वास्ट सिलेबस। क्योंकि मैं भी ऐसा टीचर हूं, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को पूरा कोर्स कवर कराने की कोशिश कर रहा हूं, तो ऑब्वियसली मैं एक लिमिटेड टाइम में, क्योंकि मेरे को कंप्लीट कराना है 6 से 7 महीनों में पूरा सिविल इंजीनियरिंग, तो मैं हर एक पॉइंट को नहीं कवर करा पाऊंगा। सही बात है। तो जो अगर आप प्रीवियस ईयर लगा रहे हैं तो आपको कई चीज ऐसी मिलेंगी जो कहीं नोट्स में नहीं है, कहीं किसी बुक में नहीं लिखा। सिविल इंजीनियरिंग बहुत वास्ट है। इनफैक्ट कई बार आप स्पेशली आप कहीं स्पेसिफिक एग्जाम्स का दोगे तो आप देखोगे वहाँ पर कुछ ऐसे टॉपिक है जो है ही नहीं है, मतलब आपके मतलब मेन कोर्स के पार्ट ही नहीं रहे, तो उन टाइप के को भी अब आप बुक्स से उनके नोट्स बनाओ या फिर ऐसे करो। मैं तो बेस्ट ही मानता हूँ, कई बार आपकी लर्निंग भी टेस्ट सीरीज से होती है। हाँ, बहुत लर्निंग ही आप डायरेक्ट कॉन्सेप्ट ही जाके टेस्ट सीरीज से करो। मैंने ऐसा रेलवे के साथ किया था, जब मैं यूकेपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर देख रहा था, तो रेलवे के नोट्स बना के करना मुझे लगता था कि मुझे बेसिक रेलवे आता था, और मैंने कॉलेज में बेसिक रेलवे पढ़ा था। मैंने क्या रेलवे को कभी मैंने कोचिंग में हमारे यहाँ पढ़ाया नहीं गया था, तो मैंने रेलवे को क्या करा, डायरेक्ट टेस्ट सीरीज से उसके टेस्ट देता गया, और रेलवे को मैंने पूरा टेस्ट सीरीज से ही कवर कर दिया। अच्छा, मतलब बैक जाकर के क्वेश्चन से जो मुझे नहीं आए वो देख ले क्या क्या है, और उसको इस तरीके से कवर कर लिया। मतलब बेसिकली आपने अपने नंबर नहीं देखे, मेरे नंबर कितने आ रहे हैं, या मेरे मतलब आपने ये देखा कि मैं कहाँ लैग कर रहा हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग में सबके यार नंबर कम आते हैं। टेस्ट सीरीज का जो सबसे मतलब मैं मानता हूँ कि जो उसका सबसे इल्यूजनरी पार्ट वो यही है कि आप अपने नंबर्स को सीरियसली लेने लगे ना ले। जिस मूवमेंट में इवन अगर आप एक दिन पहले भी, कई लोग ये कहते हैं यार कि शुरू के टेस्ट इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, लास्ट के टेस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं मानता हूँ कि टेस्ट सीरीज चाहे आपका लास्ट भी हो, वो एक लर्निंग का टूल है। उसका रियलिटी से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि टेस्ट सीरीज देते हुए अगर आपके रैंक खराब भी आए उसका कोई मतलब इसलिए नहीं है कि वो टेस्ट सीरीज देते हुए कोई प्रेशर आप पे नहीं होता है। आप जो रियल एग्जाम पे है वो प्रेशर के साथ करते हो, इसलिए वहाँ पर के वैसे मिस्टेक्स होने आप शायद टेस्ट बुक न करो, या फिर आप एक नेचुरली काम पर्सन हो और लेकिन लोग शायद में काम ना हो, वहाँ पर बहुत अच्छा स्कोर कर लें और आपके रैंक वहाँ पर कम आए, लेकिन आप ऐसा स्पेशली मेरे साथ तो बहुत हुआ है कि मैं कभी भी टेस्ट सीरीज में मतलब बहुत फ्रंट रनर नहीं रहा हूँ। इवन उत्तरा यूकेपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर में भी मतलब जहाँ पर मतलब मुझे लगता था कि टेस्ट अगर आप टॉप 10 में नहीं हो तो आप कैसे ही पेपर निकालोगे, वहाँ पर भी मैं मतलब 50 में रहता था, पर फिर भी मैंने एट द एंड
मतलब सिंगल डिजिट में रैंक पे पहुंच पाया। तो मुझे लगता है कि टेस्ट सीरीज सिर्फ एक टूल है लर्निंग का, और आप इसको बिल्कुल ही इसको मतलब आप टेस्ट सीरीज के कंटेंट को आप टेस्ट सीरीज के को एनालाइज करिए, आप टेस्ट सीरीज के रिजल्ट को एनालाइज ना करें। ये बात आपने बहुत सही बोली। तो टेस्ट सीरीज मतलब अगर एक चीज़ और मेरे को पूछनी थी, अब मैं डिप्लोमा भी कर रखा है, मैंने बीटेक भी कर रखा है, मैं जेई लेवल की भी दे रहा हूँ, मैं ए लेवल की भी दे रहा हूँ, तो क्या मेरी प्रिपरेशन में क्या फ़र्क आएगा, या मैं ए लेवल के क्वेश्चंस की कर रहा हूँ तो उससे जेई लेवल अपने आप कवर हो जाएगा? इसमें मेरे ख्याल से कि आपको, क्योंकि कुछ जेई लेवल पे कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन जेई के पेपर्स में ऐसे आते हैं जिसको कि हम असिस्टेंट इंजीनियर शायद ना क्रैक कर पाए, मैंने जेई के पेपर देखे हुए हैं, तो वो आपको थोड़ा बहुत कवर करना पड़ेगा, बाकी मेजोरिटी आपका ए लेवल से ही कवर हो जाएगा। फैक्चुअल क्वेश्चन, एक आपको हल्का सा इंसाइट आपको रहना चाहिए कि कुछ इजी फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं जो बीटेक के कोर्स का पार्ट डायरेक्ट नहीं होते हैं, हाँ। तो वो असिस्टेंट इंजीनियर लेवल पे पूछे नहीं जाते हैं, हाँ। लेकिन वो जूनियर इंजीनियर लेवल पे पूछे जाते हैं। स्पेसिफिकली सर्वे सब्जेक्ट में ये सबसे ज्यादा, सर्वे में एग्जैक्टली ये सबसे ज्यादा होता है कि सर्वे में आपको, जैसे वहाँ पे प्लेन टेबल सर्वेइंग जो एक टॉपिक है जो बीटेक का इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हाँ। लेकिन वो डिप्लोमा का बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ। तो वहाँ पर कुछ ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन और इवन इंस्ट्रूमेंट रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा नहीं पूछते हैं, लेकिन उनमें बहुत ज्यादा उनमें आपके वो होते हैं। तो आपको कुछ ऐसे टॉपिक जरूर, जो एक एक्सपीरियंस पर्सन होगा आपको बता पाएगा कि ऐसे टॉपिक जरूर हैं जो डिप्लोमा में मतलब जिसको कि आपको सेपरेटली थोड़ा सा आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। अदरवाइज मेजोरिटी अगर आप बल्क में बोल रहे हैं तो ऑब्वियसली आप अगर हायर लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हो तो लोअर लेवल कवर हो ही जाएगा। असिस्टेंट इंजीनियर का पेपर जो है वो ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, ज़्यादा वास्ट उसका सिलेबस होता है, तो वो आपका मतलब उससे क्लियर हो जाएगा। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, जैसे मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ गेट की, मुझे पता है कि मेरे को ईएससी मेरे से नहीं हो पाएगा, कई स्टूडेंट्स होते हैं, अलग अलग तरह के स्टूडेंट्स हैं, जैसे मुझे पता है मेरा कि ईएससी मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं गेट की तैयारी कर रहा हूँ, गेट की तैयारी मेरे को साथ साथ देना है स्टेट सर्विसेज का, तो मैं दोनों की तैयारी साथ साथ कैसे करूँ? क्योंकि गेट का जो है आपका पूरा सीक्वेंस और आपका जो है वो दोनों डिफरेंट है, गेट में अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इसमें अलग आते हैं, इसको कैसे किया जाए? मैं इस चीज़ में ये बोलना चाहूँगा कि आप प्रिपरेशन स्टेट सर्विस की करिए। गेट का क्वेश्चन आपका बहुत हद तक कंसेप्ट बेस्ड होता है, कंसेप्ट बेस्ड। अगर आपका टेक्निकल बहुत अच्छा प्रिपेयर्ड है तो गेट आप बहुत कम टाइम में, जस्ट आप ये लगा लीजिए कि 15-20 डेज आप गेट की अच्छी टेस्ट सीरीज दीजिए, आप वहीं से क्रैक कर लेंगे। और फ्रेंकली स्पीकिंग मैंने कभी भी गेट की तारीख डेडिकेटेडली गेट की तैयारी नहीं करी थी। जितने भी गेट के लोग अच्छे स्कोर करते हैं वो ओरिजिनल ईएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एंड वो लास्ट जो 1 मंथ मिलता है उसमें वो गेट कवर कर लेते हैं। मतलब बेसिकली जो टोटल आपका जो थ्योरी है वो पहले प्रिपेयर कर लो, उसके बाद सिर्फ क्वेश्चन जो लगाने हैं। प्रिपरेशन आप उस एग्जाम में, ये जनरली बता रहा हूँ, प्रिपरेशन आप उस एग्जाम की कीजिए जहाँ पर सीट्स ज़्यादा है, जहाँ पे आपकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। इसके बाद और एग्जाम्स को आप स्पेसिफिक टाइम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। मैंने गेट सिर्फ 1 महीने या 20 दिन तैयारी करी थी, उसकी टेस्ट सीरीज भी आप लगा लो कि जो भी मेजर टेस्ट सीरीज आती हैं वो 60 और 70 टेस्ट की होती है, वो आपको 1 महीने या 20 दिन में खत्म हो जाएंगी। तो गेट आप स्पेसिफिकली कर सकते हो। गेट के लिए इंपॉर्टेंट है आपके कॉन्सेप्ट, तो अगर आपके कॉन्सेप्ट नहीं बने हुए हैं तो आप स्पेसिफिक तैयारी कर भी लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं यही मानता हूँ कि अगर कोई स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कर रहा है तो वो तैयारी मतलब जो मेन कोर है वो उसका पकड़े, एंड गेट जिस टाइम पे आएगा उस टाइम पे कुछ टाइम के लिए थोड़ा टाइम लेकर के टेस्ट सीरीज गेट की कर ले तो वो मोर देन सफिशिएंट होगा, और उसमें ही मतलब लोग क्रैक करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एंड मैं स्टूडेंट से बोलूंगा कि आप प्लीज कोई और भी आपके क्वेश्चन हो तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं प्रशांत जी से पर्सनली उस क्वेश्चन को पूछूंगा और उनका जवाब आपको कमेंट सेक्शन जरूर दे दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत जी। एंड मैं उम्मीद करता हूँ आप बच्चों को इस तरह गाइड करते रहेंगे। जो आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस था वो हम अलग से वीडियो लेके जाएंगे कि आपके इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछे गए, आपका बार्क में क्या पूछे गए, तो ये सब उसमें अलग लेके चलेंगे। एंड यूपी मेनली यूपीपीएससी है ही, तो आपने कई सारे इंटरव्यू दिए हैं।